साहिल बाइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरऔन का नाम व नसब क्या था और फ़िरऔन को फ़िरऔन क्यों कहा जाता है और फ़िरऔन को बादशाहत किस तरह से हासिल हुई। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरऔन हुआ करता था, जिस तरह के रोम के बादशाहों का लक़ब कैसर और फ़ारिस के बादशाहों का लक़ब किसरा और यमन के बादशाहों का लक़ब तुब्बा और तुर्क के बादशाहों को ख़ाक़ान और हबशा के बादशाहों को नजाशी के लक़ब से पुकारा जाता था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पाए जाने वाले फ़िरऔन का नाम व नसब इस तरह से बयान किया गया है कि वलीद इब्न मुसअब बिन रय्यान। चूँकि फ़िरऔन का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे कि तांबा चमकता है, लिहाजा इस वजह से यहूद व निसारा फ़िरऔन को काबूस भी कहा करते थे और फ़िरऔन को फ़िरऔन इस वजह से कहा जाता है कि इसने खुदाई का दावा किया था। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, किताब क़ससुल अंबिया के मुसन्निफ़ ने लिखा है कि बादशाह से पहले फ़िरऔन मजदूरी और तिजारत का काम किया करता था। चुनाचे एक रोज़ फ़िरऔन गुर्बत व अफलास से तंग आकर बाज़ार की तरफ निकला तो बाज़ार के अंदर फ़िरऔन की हामान से मुलाकात हो गई और ये पहली मुलाकात ही फ़िरऔन और हामान के दरमियान दोस्ती का सबब बनी और यूँ फ़िरऔन और हामान की दोस्ती हो गई। चुनाचे इसके बाद दोनों मलऊन मिस्र शहर के अंदर आए और उन दिनों खरबूजों की तिजारत अरूज पर थी। चुनाचे ये दोनों मलऊन बाज़ार गए तो बाज़ार के अंदर एक खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा कि भाई ऐसे करो, तुम दोनों ये हमारे खरबूजे मंडी ले जाओ और इनको फ़रोख्त करो। जब ये तमाम माल तुम दोनों फ़रोख्त कर दोगे तो हम तुम दोनों को कुछ खाने और पीने को देंगे। ये सुनकर फ़िरऔन ने हामान से कहा कि तुम यहीं रुको और मैं ये खरबूजे मंडी लेकर जाता हूँ। चुनाचे ऐसा ही किया गया। फ़िरऔन खरबूजे लेकर बेचने के लिए बाज़ार गया तो दुकानदारों ने फ़िरऔन से कहा कि हम तो सौदा उधार ख़रीदते हैं और फिर जब सारा माल फ़रोख्त हो जाता है तो मालिक को पैसे दे देते हैं और नकदी फल और तरकारी वगैरह हरगिज़ नहीं खरीदते। हमारे शहर का तो यही दस्तूर है। चुनाचे ये बात सुनकर फ़िरऔन थोड़ी देर सोचता रहा और फिर वो खरबूजे उधार पर बेचकर वापस आ गया और मालिक से आकर कहने लगा कि ये आपने अच्छा नहीं किया, अपने शहर के रिवाज का पहले बताना चाहिए था। फिर फ़िरऔन नाराज़ होकर वहाँ से चल दिया और सीधा शाह मिस्र के पास गया और शाह मिस्र के पास जाकर एक दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बाईदुल वतन गरीब हूँ और खाने पीने से भी आजिज़ हो चुका हूँ। फिदवी का कोई काम इसी शहर मिस्र में जहाँ पनाह के सरकारी आली में गुजारे के मुआफिक हो तो ग़ुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज फरमाएं। यह सुनकर बादशाह मिस्र ने कहा कि तू कौन सा काम करना चाहता है। तो फ़िरऔन ने कहा, इस शहर के कब्रिस्तान की दरोगी चाहता हूँ कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी शख्स अपना मुर्दा कब्रिस्तान में दफन न कर पाए। यह सुनकर बादशाह मिस्र ने फ़िरऔन को गोरिस्तान की दरोगी दे दी। चुनाचे फिर फ़िरऔन जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया और कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि इसी साल मिस्र में वबा फैल गई। फ़िरऔन ने जब ये देखा तो हर एक लाश से एक एक दिरहम सोने का लेना शुरू कर दिया और इस तरह थोड़े ही दिनों में इसके पास बहुत सा माल और रुपया जमा हो गया। फिर इसने ये तमाम पैसे बादशाह के मुकर्रबीन को देकर तमाम शहर की दरोगाई ले ली। चुनाचे मिस्र का बादशाह भी अपनी जहालत की वजह से फ़िरऔन को बहुत प्यार करता था और इसको अपनी खिलत भी दिया करता था। इत्तेफाक से इसी दौरान मिस्र का वज़ीर भी मर गया। चुनाचे इसके बाद फ़िरऔन को ही बादशाह का वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद फ़िरऔन ने अपने ख़ास दोस्त हामान से कहा कि मैं चाहता हूँ कि खुदाई का दावा करूँ ताकि सारी मखलूक मुझको अपना माबूद जाने और मेरी इबादत करे। ये सुनकर हामान ने इससे कहा कि तू ये काम आहिस्ता आहिस्ता से कर, सबसे पहले तू मखलूक को अपने हाथ में ले। फ़िरऔन ने कहा, ऐसा करने की तदबीर क्या है, क्योंकि
اس وقت تمام لوگ دین یوسفی پر مستحکم ہیں، تو پھر میں کس طرح سے ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، بادشاہ مصر سے درخواست کر کہ میں چاہتا ہوں کہ پورے 1 سال تک مصر کے تمام لوگوں کی خواہشات بادشاہ کے خزانے سے مفت پوری کی جائیں اور ٹیکس وغیرہ بھی ہرگز وصول نہ کیا جائے، اور اس سارے سال کے اخراجات میں بادشاہ کو اپنی طرف سے پیش کر دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا اور مصر میں اپنی اس کاوش کا اعلان بھی کروا دیا۔ جب مصر کے لوگوں نے یہ بات سنی تو مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس کام سے بہت خوش ہوئے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا، چنانچہ پھر چند روز کے بعد بادشاہ مصر اپنی موت خود مر گیا، اور کوئی بھی شخص اس کا وارث نہ تھا جو کہ اس کے تخت و تاج کا وارث بنتا۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تدفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام مصر کے لوگ، قاضی، مفتی، علماء اور فضلاء، عمراء اور غرباء سب بادشاہی دربار میں جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ بادشاہت کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بے سر و پا ہو چکا ہے۔ چنانچہ تمام لوگ فرعون کے بادشاہ بننے پر متفق ہوئے، کیونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی، کیونکہ فرعون نے ہی مصر کے لوگوں کی 1 سال کی خواہشات پوری کی تھیں اور ان کا ٹیکس بھی معاف کروایا تھا اور تمام مال اپنے پاس سے ادا کیا تھا، اسی لیے تمام مصر کے لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ چنانچہ اس طرح فرعون، جس کو رامسس ثانی بھی کہا جاتا ہے، مصر کا بادشاہ بنا۔ چنانچہ فرعون نے بادشاہت کے ہاتھ آنے کے کچھ عرصے کے بعد تمام شہر کے علماء اور قاضیوں کے بیانات پر پابندیاں لگوا دیں اور لوگوں کو دینی معلومات سے بالکل محروم کر دیا، جس کے کچھ عرصے کے بعد ہی لوگوں کا حال بالکل جانوروں کی طرح ہو گیا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرعون نے حامان کے مشورے سے اگلی چال چلی اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کی سب سے پہلے عبادت اس کی اپنی قبطی قوم نے کی۔ جب کہ بنی اسرائیل نے انکار کیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر ظلم اور زیادتیاں کرنے لگا۔ ناظرین گرامی، یہ بات سچ ہے کہ ہر بندہ مال و دولت اور منصب کا اہل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالم حکمرانوں اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔